Good morning, class. In previous lecture, we will discuss commercial cell and battery, in which we sell primary cell and secondary cell. In primary cell, we will discuss Lagrange cell and mercury cell. In secondary cell, we will discuss lead storage battery and nickel. And fuel cell also discuss. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। होता क्या है ये, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 10th क्लास में बात करें तो आपने मेटल इन इट्स मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है क्या है, ओर में से हम क्या करते हैं, मेटल को निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन। और वो आपका सब्सटेंस है, वो आपका मटेरियल है जिसमें परसेंटेज ऑफ मेटल जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे जिंक की बात करता हूँ तो जिंक का जो ओर हो जिंक ब्लेंड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे आयरन है तो हेमेटाइट हो गया आपका, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है आपका। और क्या चीज़ होती है उसमें अपन अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉर्मली हम 10th क्लास में पढ़ते हैं कि ओर से मेटल बनाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसको मेटल एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो कोरोजन है वो आपका प्योर मेटल है। जो प्योर मेटल है आपका ये, यहाँ पे प्योर मेटल जो है वो होगा क्या, यहाँ पे प्योर मेटल के ऊपर कोरोजन लगेगा। क्या होगा, कोरोजन होगा। और यहाँ पे ये क्या होगा, डिग्रेडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्रेडेड हो जाएगा और ये मेटेलिक कंपाउंड में बदल जाएगा। मेटेलिक कंपाउंड होता कुछ नहीं, ये और ही होता आपका। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्योर, इन दोनों बातों को मैं एक लाइन में लिखूँ तो मेटल, जो प्योर मेटल है आपका, अगर हम यहाँ पे प्योर मेटल का अगर कोरोजन होता है तो किस में बदलेगा, मेटेलिक कंपाउंड में बदलेगा। और मेटेलिक कंपाउंड का अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्योर मेटल मिलेगा। और आपने 10th क्लास में पढ़ा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम करते क्या है, रिडक्शन करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन में होता क्या, आपका रिडक्शन होता है बेटा। और कोरोजन में हमें पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये तो होगा आपका यहाँ पे कि आपका जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल का जो कोरोजन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे। 10th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर में आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो उसमें आपका पढ़ते हो कि स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मोशन एंड एयर इज़ नोन एज, आपका क्या होता है, कोरोजन होता है। ये नॉर्मल सा आपका एक व्यू है कि प्योर मेटल जो है वो आपका रिफाइंड, जिसको हम बोल सकते हैं, किताबों में इसको रिफाइंड भी लिखा होता है, रिफाइंड मेटल, या नॉर्मल इसको मेटल भी बोल देते हैं। प्योर मेटल को जैसे ही डिग्रेडेड शुरू हो जाएगा वो कोरोजन कहलाएगा और मेटेलिक कंपाउंड बनेगा। और मेटेलिक कंपाउंड का एक्सट्रैक्शन करके हम क्या करते हैं, दोबारा प्योर मेटल बनाते हैं। कोरोजन होता क्यों है, बात ही आती है। अब देखिए आयरन है आपका, वो नेचर में एग्जिस्ट किसकी फॉर्म में करता है, वो मेटेलिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपके पत्थरों में पाया जाता है, खान में जैसे हम निकालते हैं उसके, तो माइनिंग करके, तो वो नेचर में एग्जिस्ट किस में कर रहा है, मेटेलिक कंपाउंड में है। मेटेलिक कंपाउंड का मीन्स क्या है कि ये जो आपका कोई भी मेटल है जिसका कोरोजन हो रहा है वो मेटेलिक कंपाउंड में क्या है, मोर स्टेबल है। कह सकता हूँ मोर स्टेबल है।
मोर स्टेबल का मीन्स क्या है, मेटेलिक कंपाउंड की एनर्जी क्या है, कम है, इसकी एनर्जी क्या है, लेस एनर्जी है। कोई भी सिस्टम आपका स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब प्योर मेटल जो है उसको हमने ज़बरदस्ती बनाया है, बिल्कुल बनाया। ये थोड़ी है कि आपका जो प्योर मेटल है, आपका आयरन है, कोई पेड़ के ऊपर लगा हो उसको तोड़ दो, ऐसा तो है ही नहीं। हमने उसको ज़बरदस्ती प्रोसेस के द्वारा क्या किया है, प्योर मेटल बनाया है। तो ये जो आपका है वो मेटेलिक कंपाउंड के कंपैरिजन में क्या है, लेस स्टेबल है। इसकी एनर्जी क्या है, हाई एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या है, हाई एनर्जी है, हाई है ना, ठीक है। तो कोरोजन का एक छोटा सा व्यू है आपका कि कोरोजन में होगा क्या, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। कोई भी मेटल हो सकती है आपकी, डिग्रेडेशन होगा, या स्लोली ईटिंग, या डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ कोरोजन रिएजेंट, कोई भी हो सकते हैं आपके कोरोजन रिएजेंट। तो कोरोजन रिएजेंट की प्रेजेंस में डिग्रेडेशन होगा, वो कहाँ पे होगा, फ्रॉम प्योर मेटल टू मेटेलिक कंपाउंड, फ्रॉम, हम ये बोल सकते हैं, लेस स्टेबल प्योर मेटल टू मोर स्टेबल मेटेलिक कंपाउंड इज नोन एज कोरोजन। उसको क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। फटाफट इसको एक बार चीज़ को उतारो, फिर डेफिनेशन लिखवाता हूँ मैं, ठीक है बेटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिग्रेडेशन ऑफ लेस स्टेबल प्योर मेटल, प्योर मेटल आपकी कैसी है, लेस स्टेबल है, टू मोर स्टेबल मेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड कैसा आपका, मोर स्टेबल है, बाय द एक्शन ऑफ कोरोजन रिएजेंट। कोरोजन रिएजेंट में आपके कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है आपका, H2O हो सकता है आपका, CO2 हो सकता है, यहाँ पे आपका SO2 गैस हो सकती है। ये आपकी क्या है, कोरोजन रिएजेंट है। इनकी प्रेजेंस में आपका क्या होगा कि जो आपका प्योर मेटल है वो प्योर मेटल क्या हो जाएगा, मेटेलिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, मेटेलिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। आगे बात के लिए फटाफट इस डेफिनेशन को उतारो जल्दी, ठीक है। तो कोरोजन की हमने बात की कि कोरोजन आपका ये होता है। अब बात आती है कि इस रस्टिंग क्या होती है। फिर रस्टिंग जो वर्ड है वो स्पेसिफिक यूज़ किया गया है, स्पेसिफिक यूज़ फॉर आयरन, आयरन के लिए यूज़ किया गया है। और जबकि कोरोजन जो है वो ऑल मेटल्स के लिए किया गया है। हाँ, आप ये कह सकते हो कोरोजन ऑफ आयरन, बिल्कुल आयरन के लिए कोरोजन यूज़ हो सकता है, पर रस्टिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, आयरन के लिए यूज़ करते हैं। अब रस्टिंग की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ कि रस्टिंग की डेफिनेशन क्या होगी भाई, रस्टिंग में होता है क्या है, स्लोली ईटिंग ऑफ आयरन मेटल। होता नहीं होता, धीरे धीरे आपकी आयरन मेटल क्या हो जाती है, डिग्रेडेड होने शुरू हो जाती है। तो स्लोली ईटिंग ऑफ आयरन मेटल इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यू टू विच ब्राउन मास विल बी डिपॉजिट। उसके ऊपर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का मास क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। कोरोजन आपने सभी ने देखा है, मास विल बी डिपॉजिट, दिस नोन एज कोरोजन, सॉरी उसी को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो जैसे आपकी आयरन है, आयरन की रिएक्शन किसके साथ करवाई भाई, O2 के साथ करवाई। और यहाँ पे आपका XH2 कितनी भी हो सकती हैं, XH2, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, Fe2O3 और XH2। नंबर बैलेंस करने तो नंबर बैलेंस कर दो, 3 और ये 4, 2 लगा दो। ये आपका क्या हो गया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो गया। इसका जो नाम हो क्या है, ये जो आपका बना है कौन सा, Fe2O3 XH2। X मतलब नंबर ऑफ मोल्स,
कितने मोल्स हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, कितने भी मोल हो सकते हैं H2O के। ये आपका होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाँ या ना। इसी को बोलते हैं रस्ट का फॉर्मूला। ये होता है फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला आपका ये होता है। बात क्लियर है सभी को? आयरन के ऊपर क्या हो जाता है? रस्ट लग जाता है, जो जंग लगता है उसी को बोलते हैं अपन रस्ट। और इसकी डेफिनेशन है कि स्लोली ईटिंग ऑफ आयरन मेटल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यू टू विच, उसके ऊपर कौन सा मास डिपॉजिट हो जाता है? ब्राउन मास। ब्राउन मास विल बी डिपॉजिट, दिस नोन एज रस्टिंग। और ये उसकी एक सिंपल सी रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे कैसे आपकी होता है। एक सिंपल सा मैं आउटलाइन बता रहा हूँ रस्टिंग और कोरोजन का क्या है। और ये आपका रस्ट का फॉर्मूला है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको फटाफट उतारो। अब बात करते हैं कोरोजन के कुछ फैक्टर अफेक्टिंग हैं। क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग हो सकते हैं कोरोजन के लिए? देखिए, अगर बात करूँ मैं, पहला है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसका कोरोजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर मैं बात करूँ, सपोज कीजिए आयरन और किसके, मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी क्या है? ज़्यादा है। अगर इसकी भी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका क्या होगा? आयरन से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी तरह से आयरन, और अगर मैं जिंक की बात करूँ तो जिंक की क्या रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करूँ तो जिस मेटल की रिएक्टिविटी क्या है? ज़्यादा होती है, वो आपका क्या होता है? जल्दी कोरोजन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें क्या लिख दोगे? हायर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इसमें लिख देना हायर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, हायर it having participate in corrosion। तो हम ये कह सकते हैं, एग्जाम्पल में आप दे सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कोरोजन के। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा कि जिंक जो है वो आपका मोर कोरोजन होता है एज कंपेयर टू आयरन। इसी तरह से मैग्नीशियम भी आपका क्या है? आयरन के कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा कोरोजन है। ठीक है, अब दूसरी बात है, दूसरी है इम्प्योरिटी ऑफ मेटल। मेटल के अंदर जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होंगी उतना ही क्या होगा? कोरोजन होगा। अब इम्प्योरिटी का फ़र्क क्या पड़ता है आगे हम बात करेंगे। ये क्या है? वोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जनरेट करते हैं। ये जो इम्प्योरिटी ऑफ सेल हैं ये अपने क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या करते हैं? जनरेट कर लेते हैं। स्मॉल जो मेटल सरफेस के ऊपर जो है उसके ऊपर वोल्टिक सेल जनरेट हो जाते हैं। तो इम्प्योरिटी जितनी ज़्यादा होगी तो वोल्टिक सेल उतनी ज़्यादा होंगी, उतना ही क्या होगा? कोरोजन होगा। तो आपका इम्प्योरिटी ऑफ मेटल जो है वो क्या हो गया? कोरोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेंगे? आपके वोल्टिक सेल बनेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेंगे, और इन्हीं को हम बोलते हैं कोरोजन कपल। इन्हीं को ही बोलेंगे अपन कोरोजन कपल। पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन कपल? क्या चीज़ें हैं? थर्ड जो है वो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। बिल्कुल, वाटर के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो कोरोजन में क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऊपर वाले में क्या लिख दोगे बेटा? ऊपर वाले को समझो एक बार, देखो एक बार और देखो होता क्या है। ये आपकी नॉर्मल आयरन सरफेस है, यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल आयरन सरफेस है। इसमें क्या हो गया? डेंट हो गया इसमें। तो यहाँ पे डेंट होने के कारण स्टेन हो गया, कुछ डेंट पड़ गया इसमें कुछ। अब रेनी सीजन में क्या होगा कि यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा? आपका कलेक्ट हो जाएगा। भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब वाटर यहाँ पे रिटेन होने लग गया और आपके एनवायरनमेंट में CO2 SO2 गैस प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे? इसके साथ अब रिएक्शन शुरू कर देगा। अब हमें पता है वाटर और CO2 जो है वो मिलके क्या बनाएंगे? कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, और कार्बोनिक एसिड से हमें क्या मिलेगा? H+ मिलेगा। मतलब H+ जो आयरन का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा Fe2+ में।
मतलब यहाँ पे ये जो वाटर है और ये CO2 जो है ये कलेक्ट होके यहाँ पे क्या बना दिया, एक स्मॉल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिया। तो जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी अगर होगी आपकी मेटल के अंदर पहले से ही, वो उतना ही वाटर को क्या कर लेगा, रिटेन भी करेगा। रिटेंशन उतना ज़्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी उतनी क्या बनेंगे, जनरेट होंगे। अब जनरेट होंगे उतनी क्या होंगे, आपकी कोरोजन होगा। अगर यहाँ पे इम्प्योरिटी कम होगी तो H+ कम होगी। अब H+ क्या करेगा, Fe को Fe2+ में बदलेगा। हम पूरा उसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका कार्बोनिक एसिड बना है वो डिसोसिएट होकर क्या देगा, 2H+ देगा और कार्बोनेट आयन देगा। तो वो जो H+ आपका है वो आयरन का क्या कर देता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर देगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे इम्प्योरिटी होगी वो उतना ही क्या बनाएगा, H+ बनाएगा और कोरोजन भी उतना ही होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें ऐसे लिख दो कि आप हायर द इम्प्योरिटी ऑफ मेटल, हायर द इम्प्योरिटी ऑफ मेटल, हायर द इम्प्योरिटी ऑफ मेटल, हायर its corrosion, higher its corrosion because they make electrolytic cell or voltic cell. They make electrolytic cell, small लिखना, small electrolytic cell और voltic cell। उसकी ब्रैकेट भी लिख दोगे कोरोजन कपल, कोरोजन कपल। इनको डिटेल में और पढ़ेंगे अपन। इसको थोड़ा सा आउटलाइन बताया आपको कि जैसे ही इम्प्योरिटी आ जाती तो रिटेंशन हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, इसी तरह से CO2 भी करेगा। देखो SO2 है, SO2 की रिएक्शन किसके साथ कराई मैंने, H2O के साथ कराई, क्या बनाया, H2SO3 बनाया। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। तो ये भी क्या होगा आपका टूट के क्या देगा, 2H+ और SO3 2- देगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे भी क्या है, अपने को आयन मिला है H+, ये H+ क्या करेगा, आयरन का भी ऑक्सीडेशन करेगा। तो कहने का भाव ये है बेटा कि जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी उतना ही क्या होगा, कोरोजन होगा। अब थर्ड आपका कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। वाटर के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होंगे उतना कोरोजन होगा। हमें पता है कि सी वाटर में कोरोजन क्या होता है, ज़्यादा लगता है। क्या होता है बेटा, ज़्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ज़्यादा। इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं आपके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, उतना ही ज़्यादा कोरोजन करेंगे। और यहाँ पे तो इसमें लिख दोगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, in presence of electrolyte in water, it will having higher corrosion in nature, it will having high corrosion in nature। फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, सी वाटर जो है इसमें क्या लिख दोगे, फॉर एग्जाम्पल सी वाटर हैविंग हायर कोरोजन देन प्योर वाटर। प्योर वाटर के कंपैरिजन में सी वाटर जो है उसमें कोरोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह यहाँ पे युद्ध होते हैं आपके, कितने आपके वर्ल्ड वार हुए हैं, उसमें कितनी जहाज़ डूबी हैं, उनका क्या हो जाता है, फटाफट कोरोजन हो जाता है। 5, 10, 20 साल में वो क्या हो जाती है, फटाफट डिग्रेडेड हो जाती है। वही अगर जहाज़ आपकी शिप है उसको अगर प्योर वाटर के अंदर डिप करोगे तो उसमें कोरोजन क्या होगा, कम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें H+ है आपके पास, H+ क्या करेंगे, वहाँ पे है तो बहुत ज़्यादा क्या होगी, रिएक्शन होगी, कोरोजन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आपके 3 फैक्टर इफेक्टिंग। एक तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी उतना कोरोजन होगा। दूसरा इम्प्योरिटी ऑफ मेटल, जितना इम्प्योरिटी होगी उतने वोल्टिक सेल बनेंगे, उतना ही क्या होगा, कोरोजन होगा। अब थर्ड है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही क्या करेंगे, कोरोजन क्रिएट करेंगे। ये 3 आपके फैक्टर इफेक्टिंग है, इनको फटाफट लिखो। देखिए मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन में हम 2 मैकेनिज्म पढ़ते हैं। पहली मैकेनिज्म आती है ड्राई और केमिकल कोरोजन। ड्राई का मीन्स यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात है, ड्राई का मतलब यहाँ पे गैसेस से रिलेटेड है। गैसेस, ये आपकी कोई मेटल है, ये मेटल आपकी क्या कर रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के कॉन्टेक्ट में, जैसे H2S है,
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, CO2 गैस है, और यहाँ पे Cl2 गैस है, यहाँ पे आपकी अगर बात करो SO2 गैस है। मतलब ये आपकी गैसेस जो हैं वो डायरेक्टली मेटल की टच में है। वेट का मतलब ड्राई का मतलब यहाँ पे वाटर का यूज़ नहीं हुआ है। इन गैसेस के प्रेजेंस में अगर मेटल का कोरोजन होता है तो उसको बोलते हैं ड्राई और केमिकल कोरोजन। ड्राई और केमिकल कोरोजन। तो इसमें क्या लिख दोगे बेटा, इसमें लिख देना in this type of corrosion different type of gases like hydrogen sulfide, chlorine, hydrogen sulfide gas, chlorine gas, carbon dioxide gas, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ड्यू टू विच corrosion will be occur on metal surface. This type of corrosion is known as dry corrosion. ड्राई कोरोजन में क्या होगा, ये गैसेस हैं, ये मेटल की सरफेस के साथ डायरेक्ट टच में होंगी, ये क्या कर देंगे, कोरोजन क्रिएट कर देंगे। आपके जो सिलेबस में है वो वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है। इसी में ही फैक्टर अफेक्टिंग लिख दो, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल कोरोजन। इसमें दो आपके फैक्टर अफेक्टिंग है वैसे, एक तो है टेम्परेचर और दूसरा आपका क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। दो आपके फैक्टर अफेक्टिंग हैं, किसमें है, केमिकल कोरोजन में। आरी बात समझे। अब बात करते हैं वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इसकी हेडिंग लिख दो, वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। एक बार ये फटाफट राइट डाउन कर लो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं कि टेम्परेचर जो है उसका क्या इफ़ेक्ट होगा कोरोजन के ऊपर। इसका कमेंट करके आपको सभी को बताना है, पक्का बताना है। वैसे इसका मैं आपको बता देता हूँ होता है क्या। देखो, जो आपकी रिएक्शन होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कोरोजन भी आपका बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। अब इसका रीज़न आपको बताना है, ये आपको मैं बता देता हूँ। रीज़न आप बताओगे इसका, और जो भी अच्छा रीज़न बताएगा उसका आगे कंपैरिजन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये बताना है कि टेम्परेचर बढ़ने से कोरोजन क्यों बढ़ रहा है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल में तो सीधा बता दोगे कि हाँ सर आपने बता ही दिया था, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में जल्दी जाके, और वो क्या करेगा, उसका कोरोजन ज़्यादा होगा। आपको बस ये बताना है कि टेम्परेचर बढ़ने से कोरोजन क्यों बढ़ा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोजन भी बढ़ेगा, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ये क्यों बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो कोरोजन क्यों बढ़ा है, वो आपको रीज़न बताना है मेरे को। आ रही बात समझे। चलिए अब अपन बात करते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन की। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन हेडिंग लिख दोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है क्या चीज़, देखिए ये आपकी मेटल सरफेस है नॉर्मल। पहले एक बार नॉर्मल समझो क्या चीज़ है। अब इसमें डेंट पड़ गया आपके, ये डेंट पड़ गया, पानी बरसा, रेनी सीजन हुआ, ये आपका वाटर आ गया, ठीक है सर वाटर भी आ गया। कॉन्टैक्ट में किसके है, H2 यहाँ पे आपका CO2 है, SO2 गैस है, इनकी प्रेजेंस में, ठीक है सर कोई बात नहीं, ये है नेचर में आपकी गैस भी है। अब होगा क्या, देखिए CO2 गैस वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे इसने क्या बना लिया,
H2CO3 बना लिया, इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड है। हाँ या ना? इसी तरह से वो आपका क्या करेगा, SO2 और H2O के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? HSO3, ये तो बनाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरस एसिड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियो को देखते वक्त आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं लगेगा, पहले कह रहा हूँ मैं। इसलिए जो भी मैं आपको कंटेंट डालता हूँ तो वो आप नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद की चीज़ खुद की होती है। कोई कितना ही पढ़ा दे, को कहाँ से पढ़ लो, जब तक आप उसको राइट डाउन नहीं कर लोगे तो आपके दिमाग में वो सेट नहीं होगी बेटा। इसलिए जो भी चीज़ पढ़ाता हो उसको लिखा करो बस, ठीक है। तो वाटर है आपका, ये CO2 है, यहाँ पे अब क्या बन चुका है? H+ बन चुका है भाई। यहाँ पे क्या करेगा? इसका डिसोसिएशन होगा एसिड का, डिसोसिएशन होके क्या देगा? 2H+ और CO2 2-, यस या नो? इसी तरह से सल्फ्यूरस एसिड भी आपका क्या है? डिसोसिएट होगा 2H+ और CO2 SO3 2-। ये आपके H+ और यहाँ पे भी आपका H+। सपोज कीजिए CO2 ने, वाटर ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, SO2 एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे आपका कार्बोनिक या सल्फ्यूरस एसिड बना है। अब H+ की प्रेजेंस में अब क्या करेगा? ये जो डेंट वाला पोर्शन है वो क्या करेगा? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब इस H+ के कारण ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या बन गया? एक वोल्टिक सेल क्रिएट हो गया। वोल्टिक सेल बोल दो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल दो, ठीक है। ये वोल्टिक सेल जनरेट होने के कारण अब कोरोजन आपका होगा। इसी वोल्टिक सेल और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसी को बोलते हैं कोरोजन कपल। इसी को बोलते हैं बेटा कोरोजन कपल। तो कोरोजन कपल की डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या लिख दोगे भाई? कोरोजन कपल क्या लिख दोगे? फटाफट लिख दो इसमें जल्दी से। इसमें लिखना कि लिखो, ये सरफेस कौन सी आपकी? नॉर्मल है, नॉर्मल आयरन सरफेस, आयरन सरफेस। और ये कौन सी होगी? डेंट वाली होगी। डेंट वाली सरफेस है और स्टेन वाली सरफेस है। स्टेन मतलब उस पर कोई दाग धब्बा पड़ गया, कोई ऐसी चीज़ पड़ गई जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, वो स्टेन बता रहा हूँ मैं। डेंट मतलब कोई हथौड़ा मारा, पत्थर दे के मारा, कुछ भी है ऐसे, मतलब जहाँ पे डेंट पड़ गया, कोई गाड़ी ठोक दी तो उसमें डेंट पड़ गया, तो वहाँ पे भी कोरोजन लग जाता है। आपने देखा होगा। इसमें लिखना, इसमें लिख दो बेटा फटाफट, डेफिनेशन लिख दो। इन रेनी सीजन वाटर इज accumulate on dent portion of iron surface, and this water absorb CO2 or SO2 gas from environment, and finally it will give H+ ion, due to which it behave as small voltaic cell. This is known as corrosion couple. फटाफट ये डायग्राम बनाओ जल्दी से, ठीक है। अब होगा क्या? एनोड मतलब जो आपका आयरन था, आयरन के ऊपर क्या हो गया? डेंट हो गया, H+ आ गया। वो H+ क्या करेगा? अब इसको इनिशिएट करेगा। ये जो डेंट वाला पोर्शन है ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह बिहेव करेगा। अब एनोड के ऊपर रिएक्शन कौन सी होगी? Fe क्या होगा? Fe का ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे अगर मैं 2 ले लूँ तो ये 2 हो गया और ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ये H+ ले लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, H+ कैसा है? पॉजिटिव है।
अट्रैक्ट कर लेगा, उसको कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब यहाँ पे होगा क्या बेटा, देखिए कि यहाँ पे ये जो आपकी सरफेस है, कौन सी वाली सरफेस, ऊपर वाली सरफेस, एक तो डेंट वाली है, ये वाली डेंट वाली, ये तो एनोड की तरह बिहेव करती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, ऊपर वाली सरफेस पे आ गए। अब ऊपर वाली सरफेस जो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, कैथोड की तरह बिहेव करेगी। कैथोड की तरह बिहेव करेगी तो ठीक है सर, यहाँ पे अपने पास 4H+ है। H+ कहाँ से है, कार्बोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए सर, ये आ गए, ऑक्सीडेशन कर दिया। और ऑक्सीजन भी है सर, लो तो ऑक्सीजन है, तो अब यहाँ पे क्या बना दिया, 2H2O बना दिया। मतलब एनोड के ऊपर रिएक्शन कौन सी हुई भैया आपकी, आप कह दोगे सर एनोड के ऊपर रिएक्शन आपकी ये हुई है, ये हुई है। कैथोड के ऊपर रिएक्शन कौन सी हुई है, आप कह दोगे सर कैथोड के ऊपर ये हुई है, ये तो हुई। OLR रिएक्शन, नेट रिएक्शन कौन सी होगी, नेट रिएक्शन 2Fe4H+O2 2Fe2+ और 2H2, ये तो बचेगा। दिख रहा है सभी को, देखो सीधी सी बात है, जो आपका कट गया वो कट गया, आपका रह गया वो रह गया, उसको लिख दो बस। 2Fe लिख दिया, 4H+ लिख दिया, O2 लिख दिया, 2Fe2+ लिख दिया और 2H2O लिख दिया। ये नेट रिएक्शन आपकी, ये क्या होगी आपकी, नेट रिएक्शन है कैथोड और एनोड के ऊपर। आ रही बात समझे, देखिए दोबारा समझिए, जो डेंट हुआ वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। इसका ऑक्सीडेशन किसने इनिशिएट किया है, कार्बोनिक एसिड जो डिसोसिएट हुआ है H+। यहाँ पे जो पड़ा हुआ है ना H+, वो बोला मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन तभी देगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा। ऑक्सीडेशन करवा देगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी कैथोड, फिर यहाँ पे H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट में है, यहाँ पे क्या होगा, H2 बना लेगा। एनोड पे रिएक्शन ये हुई, कैथोड के ऊपर रिएक्शन ये हुई, नेट रिएक्शन अपन ने लिख दी है। आ रही बात समझे, राइट डाउन कर लो। ये आपकी नेट रिएक्शन थी। अब होगा क्या, ये जो Fe+ है वो फर्दर क्या होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। फर्दर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। वाटर है और ऑक्सीजन आपके प्रेजेंट है, तो यहाँ पे Fe2O3 और यहाँ पे क्या बनाएगा, 8H+ बनाएगा। इसको अगर मैं बैलेंस करूँ 4, तो ये हो गए 6 और 6 करो यहाँ पे 4, ये लीजिए बैलेंस हो गया। ये जो आपका Fe2O3 इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर प्रेजेंट है अपने पास, मॉइस्चर तो है ही अपने पास, Fe2O3 और यहाँ पे क्या है XH2, कितने भी हो सकते हैं, XH2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने भी हो सकते हैं। Fe2O3 और XH2, इसी को क्या बोल रहे थे अपन बेटा, रस्ट ही तो बोल रहे थे। ये रस्ट बिल्कुल इस तरह से आपका काम करेगा, पहले आपका H+ जो वो इनिशिएट करेगा एनोड पे ऑक्सीडेशन, फिर कैथोड होगा, नेट रिएक्शन ये भी। जो आपका ये क्या बना है, फेरस बना है, ये क्या आपका फेरस आयन है, ये फेरस आयन है। फेरस आयन क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर 2+ है। लोअर ऑक्सीडेशन के लिए अस यूज़ करते हैं, हाइयर के लिए इक यूज़ करते हैं। ये जो फेरस है इसका फर्दर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी है, यहाँ पे 2+ और यहाँ पे कितनी है, +3 है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड जो है आपका वो क्या बनाया है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ये आपका क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ये आपका कोरोजन की मैकेनिज्म। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की, उतार दो फटाफट इसको। चलिए देखिए, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में हम बात करते हैं, पहला है रिमूव स्टेन्स। स्टेन और डेंट अगर हम रिमूव कर देंगे तो एनोडिक साइड क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि वो जो डेंट पड़ा था वो वहीं पे आपका क्या हो रहा था, एनोडिक साइड क्रिएट हो रही थी। तो बाय रिमूविंग द स्टेन वी कैन रिमूव एनोडिक साइड। एनोडिक साइड आपकी क्या हो जाएगी, एनोडिक साइड जो हुआ आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो रिमूव होते आपका क्या हो जाएगा, कोरोजन रिमूव हो जाएगा। कोरोजन नहीं होगा, एनोड रिएक्शन नहीं होगी तो कैथोड नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं होंगे। तो रिमूव ऑफ स्टेन में आप ये लिख दोगे, ठीक है। बाय रिमूविंग द स्टेन वी कैन आल्सो रिमूविंग एनोडिक साइड ड्यू टू इट कैन प्रिवेंट कोरोजन। पेंट एंड कोटिंग में, बिल्कुल पेंट एंड कोटिंग में क्या करते हैं अपन
कि उसके ऊपर बाय अप्लाइंग पेंट वी कैन प्रिवेंट कोरोजन। होता क्या इनमें बेसिकली, ऑयल का भी हम अप्लाई करते हैं, वो भी कोरोजन में आपका प्रिवेंशन करता है। पेंट और कोटिंग में होता है स्टेबलाइज़र। क्या होता है? स्टेबलाइज़र, स्टेबलाइज़र, ठीक है। स्टेबलाइज़र क्या करता है? उस सरफेस को स्टेबल करके रखता है। जो भी पेंट के अंदर है उसके अंदर क्या स्टेबलाइज़र है, वो क्या है, उसको पार्टिसिपेट नहीं होने देता, उस सरफेस को डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं होने देता एनवायरनमेंट के साथ, तो रिएक्शन नहीं होगी तो कोरोजन नहीं होगा। ये आपका पेंट और कोटिंग में अलॉय में बात करते हैं। अगर स्टेनलेस स्टील में आपका एग्जांपल अगर आप लेते हैं, स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और यहाँ पे निकल होते हैं। आयरन, क्रोमियम और निकल का एलॉय होता है। ये स्ट्रोंगली रजिस्ट करते हैं कोरोजन का। ये क्या करेंगे बेटा? स्ट्रोंगली रजिस्ट कोरोजन का ये भगाएंगे, कोरोजन नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलॉय के कारण आपका क्या होगा? कोरोजन में प्रिवेंशन होगा। लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख देना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं? कोई मेटल, आपका मेटल के ऊपर ऐसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरी ऐसी मेटल की सरफेस को हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं जो उससे मोर रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक्चुअल में क्या करते हैं? इन दिस मेथड वी कैन अप्लाई मोर रिएक्टिव मेटल ऑन मेटल सरफेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका नाम भी यही, सेक्रीफाइस करना। मैं तेरे लिए सेक्रीफाइस हो जाऊँगा, बलिदान हो जाऊँगा। बलिदान, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, कि वो जो मेटल है उसके ऊपर जो दूसरी मेटल लगाई है वो मेटल कैसी है? मोर रिएक्टिव। वो कह रही है कि मैं क्या होंगी? सेक्रीफाइस हो जाऊंगी, तेरे को सेक्रीफाइस नहीं होने दूंगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा? जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। When we apply zinc layer on iron surface, this process is known as galvanization. Galvanization जो है वो केवल और केवल जिंक के लिए होता है। जैसे ही आपने आयरन के ऊपर जिंक की लेयर बना दी, वो आपकी क्या होगी? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होगी। आगे बात करते हैं यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन होते हैं जैसे आपके सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन होता है। सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन होता है। ये आपके ऐसे सॉल्यूशन हैं जो कि क्या करते हैं? एंटी रस्ट। ये H+ को कंज्यूम कर लेते हैं। ये H+ को क्या कर लेंगे? रिमूव कर देंगे। अगर H+ को रिमूव कर देंगे तो आपको पता है H+ क्या कर रहा था? एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन कर रहा था। यही तो क्या कर रहा था? मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर H+ को हटा दिया तो एनोड के ऊपर रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपका क्या है? एंटी रस्ट सॉल्यूशन। कौन सा है? सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन है। एक आपका और सॉल्यूशन है इसमें, एक होता है आपका बेसिक क्रोमेट सॉल्यूशन, वो भी आपका एंटी रस्ट सॉल्यूशन है। दूसरा एग्जांपल भी लिख दो, बेसिक क्रोमेट सॉल्यूशन। ये भी आपका एंटी रस्ट सॉल्यूशन है। कोरोजन इनहिबिटर क्या करेंगे? वे सब्सटेंस जो कि कोरोजन को इनहिबिट कर देंगे, वो आपका क्या कहलाएंगे? कोरोजन इनहिबिटर कहलाएंगे। कोरोजन इनहिबिटर एक तरीके से आपके एंटी रस्ट सॉल्यूशन होते हैं। वे आपके सॉल्यूशन आपकी क्या कर लेंगे? H+ को कंज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में होता क्या है? ये उनमें यूज़ करते हैं जैसे आपकी गैस लाइन होती हैं, वहाँ पे अपन किसकी यूज़ करते हैं? गैस लाइन में। जैसे सपोज कीजिए कोई पेट्रोल की लाइन है, कोई भी चीज़ है, तो आयरन का नीचे अगर आयरन को धरती के नीचे यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे तो मॉइस्चर भी है, एयर भी प्रेजेंट है आपका, तो वहाँ पे तो कोरोजन जल्दी से जल्दी लगेगा भाई। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? सपोज कीजिए ये आपकी धरती है और यहाँ पे ये आयरन है। इस आयरन को हम क्या करते हैं? मोर रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या आपका? मोर रिएक्टिव मेटल है। मोर रिएक्टिव मेटल सपोज कर लो जिंक लगा दिया, मैग्नीशियम लगा दिया मैंने, और ये आपका क्या है? यहाँ पे आयरन है।
मतलब ये आपका आयरन का ये है, सपोज करो ऐसे मानो ये आयरन का आपका क्या पाइप है, उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका जिंक और मैग्नीशियम का कोई टुकड़ा लिया मैंने और उसको मैंने तार के साथ जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया उसको। अब होगा क्या, मैग्नीशियम और जिंक जो हो मोर रिएक्टिव हैं, सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा, एनोडिक रिएक्शन होगी। एनोडिक रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में हमें पता है डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, मेटल धीरे धीरे डिग्रेडेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है मेटल। तभी तो कोरोजन में आपकी मेटल क्या हो जाती है, गल जाती है, गलना ही बोलते हैं उसको आम भाषा में। तो मैग्नीशियम और जिंक जो होती है वो डिग्रेडेट शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि मोर रिएक्टिव नेचर है ये। अब मैग्नीशियम जो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका एनोड की तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। और जबकि Fe जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। तो इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में ये करते हैं कि कोई भी आपकी गैस लाइन है नीचे अंडरग्राउंड, उसको हम मोर रिएक्टिव मेटल के साथ कनेक्ट कर देते हैं बाय यूजिंग वायर। और यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल जो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोडिक साइड की तरह बिहेव करेगा। और एनोडिक साइड पे ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि अब उसका क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। तो सीधी सी बात है, हमें एक रेगुलर पीरियड में हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम और जिंक के ब्लॉक चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो डिग्रेडेड हो जाएगा 5-6 महीने, 7 महीने, 1 महीने में, 2 महीने में, जितने भी टाइम लगे। तो वहाँ पे हमें बार बार रिपीटेशन, एक पर्टिकुलर रिपीटेशन के बाद हमें मैग्नीशियम और जिंक के क्या करने पड़ेंगे, ब्लॉक को हटाने पड़ेंगे, ताकि नए अपने नया ब्लॉक जोड़ दे और एनोडिक रिएक्शन वहाँ पे होते रहे। तो ये आपकी कौन से प्रोसेस में है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में है। आ रही बात समझे। ये आपके 7 प्रिवेंशन है जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे कोरोजन से रिलेटेड, कैसे कोरोजन होता है, क्या चीज़ें हैं आपकी। अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।